हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीटेक एजुकेशन में। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है, जो बीटी बोर्ड का न्यूज़ ये है कि इनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का है वो 12 जून इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए। आप पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम जून लास्ट तक आपकी संभावित है कि हो जाएगी। जो अभी तक डेट दिया है वो 12 जून है। मैं लिख दे रहा हूँ, 12 जून तक अभी क्या किया है, डेट दिया गया है। ठीक है, एग्जाम को कराने के लिए देखिए क्या होता है, 12 जून को होता है कि नहीं होता है। अपनी आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। और अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तो ज़रूर बताइए, और बताइए कि यहाँ पर भी क्या हो रहा, आरसीसी क्लासेस चल रही हैं। ये उनके लिए क्लासेस हमने स्टार्ट किया है कि जो फीस नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं या ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं, क्लास भी नहीं चल पा रहे स्कूल में या कॉलेज में। तो वो इनके लिए है, तो उनको जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और इसी तरह से आप प्यार बनाए रहिए। और चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहले हम जो पिछला कल पढ़ाए थे एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग हमारा हुआ था एजम्पशन ऑफ वर्किंग स्टेट मेथड, तो हमने बताया था कि तेजी के साथ करा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एक बार रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या बताए थे कि अगर हमारी कोई बीम है तो धरन जो हमारी कोई बीम है, नमन के पहले भी समतल रहेगा और नमन के बाद भी समतल रहेगा। उसके बाद फिर हमने बताया था कि कंक्रीट और इस्पात पूर्ण रूप से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और ये भी बताया गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि ये एक इलास्टिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक अनुगेय प्रतिबल का यूज किया गया, परमिसिबल स्ट्रेस का। ठीक है, और यही बताया गया कि जो हमारी इस्पात होती है, इस्पात किस में मजबूत होती है, तनन में मजबूत होती है, जबकि कंक्रीट किस में होती है, संपीड़न में होती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था आगे चलकर इसमें मापांक अनुपात का यूज किया जाता है 280 3 सिग्मा सीबीसी। और अगला इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी यूज किया गया, स्टील के लिए 1.78 और कंक्रीट के लिए 3। तो क्यों होता है ये भी बताए हैं। और जो इनका डायग्राम होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम होता है, वो क्या बनता है, एक लीनियर बनता है, ये भी बताए थे। थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे, दिख नहीं रहा होगा। अब दिख रहा होगा। तो जो डायग्राम होता है, ठीक है, जो स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो डायग्राम होता है वो क्या बनता है, दोनों लीनियर बनता है। क्या बनता है, लीनियर, ये बता चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस का। परमिसिबल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है या ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पर हम किसी भी सेक्शन की वर्किंग स्ट्रेस में क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी सिग्मा सीबीसी क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंप्रेशन इन कंक्रीट। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, कंक्रीट की चरम सामर्थ्य। जैसे अगर हम M15 का निकालना चाहते हैं, देखिएगा, अगर M15 का निकालना चाहते हैं तो इसकी जो अल्टीमेट है वो 15 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अगर हम M20 का निकालना चाहते हैं, M20 का निकालना चाहते हैं तो इसका क्या होगा, जो हमारा चरम सामर्थ्य या अल्टीमेट स्ट्रेंथ 20 है और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 7 के प्रॉक्स आ जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा। अब चलते हैं स्टील की बात। स्टील में हम क्या देखेंगे, स्टील हमारी क्या बातें होंगी। ठीक है, स्टील हम देखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस। हाँ, स्टील में देखिएगा परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील की बात जो होगी, यहाँ पर क्या लेंगे, हम यील्ड लेंगे। मतलब क्या लेंगे, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, और उसमें किससे भाग देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, जैसे बात किए थे कि जो स्टील होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 होता है। कुछ नहीं करना है, अगर हमें Fe 250 का यूज करना है तो 250 उसका क्या हो जाएगा, यील्ड 1.78 से भाग दे देंगे। ठीक, या अगर 415 है तो भी भाग दे देंगे 500। तो यहाँ बताए 275, 230 और 140 याद करना है। ठीक, अगर 20 mm से ज़्यादा डाया है तो 130 लेंगे। बस मेन मेन चीज़ें आपको याद करना है। इसके बाद हमारा आता है यंग मापांक। तो कल काफ़ी लोगों का ये आया था क्वेरीज कि सर मापांक अनुपात या
एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दे, तो एक बार बता देते हैं मापांक अनुपात के बारे में। तो मापांक अनुपात होता क्या है, इसको समझ लीजिए। मापांक अनुपात जो हमारा ई एस और ई सी का जो रेशियो होता है, ई एस को हम क्या बोलते हैं, ई एस को यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं यंग मापांक किसका, स्टील का, और रेशियो किसका होता है, यंग मापान ऑफ कंक्रीट का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा, यंग मापांक स्टील का और डिवाइड करेंगे किससे, यंग मापांक कंक्रीट का, कंक्रीट का, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे ईएस से, इसको दिखाएंगे हम ईसी से। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ठीक। तो शायद कल पढ़ाते समय इस चीज़ के बारे में स्किप कर दिए थे, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है ऑल ग्रेड के लिए, ऑल ग्रेड स्टील की अगर हम बात करते हैं तो ईएस की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, इधर लिख दे रहे हैं। जो ईएस की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ठीक। उसके बाद ईसी, ईसी की वैल्यू कितनी होती है, 5000 रूट एफ सी के, ये आईएस कोड में बताया गया। एफ सी के क्या होता है, एफ सी के को हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है। जो 28 दिन की क्यूरिंग के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ आती है किसी भी ग्रेड की, वो उसका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य अभी जस्ट पिछले क्लास में बताए थे, अगर हम कोई क्यूब लेते हैं उससे नंबर आप 100 क्यूब बनाते हैं तो 95% जो क्यूब हो पास होना चाहिए, और 5% ही जो क्यूब होती है वो फेल होनी चाहिए। 5% या 5% से कम ही क्यूब क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, जैसे जब क्रीप को आंशिक, क्रीप को मतलब कुछ नहीं, सिंपल, जैसे मान लीजिए आप कोई गद्दा है और गद्दे पर आप रोज लेटिए, तो देखिए एक टाइम ऐसा आता है कि गद्दा वो दब जाता है, दैट इज ए क्रीप। जैसे अगर कोई आप छड़ लीजिए, कभी कि आप छत पर जाते होंगे, देखते होंगे छड़ को बार बार, स्टील को आप क्या करते हैं, बार बार उसको मोड़ते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है देखिए कि वो वास्तव में मुड़ जाता है ना, दैट इज ए क्रीप। तो इसके लिए क्या होता है, m बराबर 280 3 सिग्मा CBC होता है। अब देखिए निकले कैसे, मान लीजिए हम M15 ग्रेड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, M15, M15 ग्रेड ले रहे हैं, ठीक है, M15। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, 280 3 सिग्मा CBC, CBC क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, तो 280 यहाँ पर 3 लिए। अब CBC की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा CBC की, तो मैंने आपको बताया था सिग्मा CBC कुछ नहीं था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देते थे तो आ जाता था। तो सिग्मा CBC अगर M15 के लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5, ठीक। तो 280 में जब हम 15 का भाग देते थे कितना आ जाएगा, नॉर्मली आप भाग दे दीजिए, यहाँ पर अगर भाग देना चाहते हैं तो 280 15 से, तो 15 का नम 15 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, और 1 हो गया, 0 हो गया। अब कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 40 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक। अब कितना आ गया, 10 आ गया, फिर 0 लगाकर यहाँ बढ़ा दीजिए, फिर कितना हो जाएगा, 90 हो गया। तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 18.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18.6 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप सबका निकाल लेंगे, बताए भी थे कल। उसके बाद बात किए थे टोटल इक्विवेलेंट एरिया, देखिएगा टोटल इक्विवेलेंट एरिया कैसे निकलेगा। टोटल इक्विवेलेंट एरिया आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस चीज़ों को समझना है। टोटल इक्विवेलेंट एरिया, यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, अगर मान लीजिए हमें कोई सेक्शन है तो उस सेक्शन पर 2 लोड वियर करेंगे, एक हमारा कंक्रीट और एक हमारा स्टील, ठीक। उसके बाद हमने बताया था कि हमने स्ट्रेस लिया था फोर्स अपॉन एरिया, तो वही जो हमारी कंक्रीट होती है ये भी क्या करेगी, फोर्स अपॉन एरिया करके निकाले थे। तो दोनों जगह हमने क्या निकाला, फोर्स की वैल्यू निकाल लिया, एक कंक्रीट का और एक स्टील का, हमने मान रखकर डायरेक्ट जो रिजल्ट हमारा आया था वो आया था, हमारा जो हम रिजल्ट की बात करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आया था, क्या रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट में क्या आया था, P बराबर, कल मतलब पिछले क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, एक बार देख लीजिएगा, और तब भी कोई डाउट आता तो मैं बता दूंगा।
ठीक है। तो P बराबर सिग्मा सी ए सी एम सिग्मा ए एस, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते थे टोटल इक्विवेलेंट एरिया। ए सी प्लस एम ए एस को बोलते हैं टोटल इक्विवेलेंट एरिया। और फिर उसके बाद जो हम एम ए एस को बोलते हैं, ठीक है, एम ए एस को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जो एम ए एस को बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एरिया इन स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के टर्म्स में हम एम एस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारी बात होगी यहाँ से आज स्टार्ट होगी, तो चीज़ों को आप देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के जो एनालिसिस है वो है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर एक बीम बनाना का प्रयास करते हैं, चलिए यही बना देते हैं, जहाँ आपको दिखे थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पर एक बीम बना रहे, दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हम बीम लेते हैं इस तरह का, बीम बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे कि हाँ एक्चुअल होता क्या है। ये हमारी एक बीम है, दिख रही है, ये बीम है। अब हम क्या करेंगे, इसी सेक्शन को हम लेंगे, एक सेक्शन को हम निकाल लिए, या फिर किसी सेक्शन को हम यहाँ से क्या कर लिया, काट लिए, किसी सेक्शन को हमने क्या किया है, काट लिया, काट कर निकाल लिया। ठीक, अब उसको निकाल कर हम एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि चीजें है क्या। ठीक है, देखने का प्रयास करिएगा, और से एक बार फिर से बना देते हैं, नहीं तो कुछ चीज़ों को और समझाना रहेगा तो आप और चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो नीचे क्या रहेगी, हमारे स्टील के बार रहेंगे। ठीक है, चलिए, और ऊपर लटकन बार रहती है, और यहाँ पर हम क्या डालते हैं, स्टीरअप डाल देते हैं, बस वही समझने के लिए, बट अभी इस इन सब सारी चीज़ों को नहीं बताएंगे, बस आप चीज़ों को बस थोड़ा बहुत समझते रहिए कि होता क्या है। चलिए, थोड़ा सा छोटा ही बनाए हैं, आप थोड़ा सा इसको बड़ा भी बना देते हैं, कि मुझे लगा कि दिखे कि नहीं आपको, इसलिए थोड़ा सा छोटा बनाए थे। दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो जैसे हमने कहा कि अगर यही एक सेक्शन ले लेते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी बीम की, और ये क्या होगा, बीम की गहराई होगी, गहराई, टोटल गहराई। तो यही लिखे हैं, देख लीजिएगा, बीम की विड्थ ऑफ बीम, मतलब बीम की चौड़ाई हो जाएगी और ये बीम की गहराई हो जाएगी। ठीक है, बीम की ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई, जिसे हम क्या बोलेंगे, लिखा है उधर ऊपर, ये बी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बी। और ये गहराई जो टोटल है उसे हमने क्या कहा, डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या माना, डी मान लिया, डी मान लिया। ठीक, अब होता क्या है कि जो सरिया होता है, जो सरिया हम लगाएंगे, जो सरिया लगाएंगे उससे थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, क्यों कवर देते हैं, हमें कवर देते हैं क्योंकि होता क्या, अगर मान लीजिए कि हम नीचे प्रोवाइड करेंगे तो वो इन्वायरमेंट के टच में रहेगा, जब इन्वायरमेंट के टच में रहता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि कोरोजन हो सकता है, मतलब जंग लग सकती है, और जंग लगने से होगा क्या, कि स्टील हमारी खराब होगी, जब स्टील हमारी खराब होगी तो सेक्शन भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा, सेक्शन धीरे धीरे क्या होगा, खराब होगा। इसलिए क्या करते हैं, कवर देते हैं, कवर मतलब अगर हमारा कोई बीम है उसके थोड़ा सा ऊपर प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस जगह हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अभी कितना इस पर गैप छोड़ेंगे आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा,
ये हमारी क्या आती है, इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। अगर ये कोई बार है, मान लीजिए हम यहाँ पर बार ले लेते हैं, ये बार मतलब वही स्टील की, स्टील के सेंटर से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर कवर। समझने वाली बात है। क्लियर कवर क्या होता है कि जो बार का, बार से और जो ये नीचे वाला पॉइंट है उसे हम क्या बोले, क्लियर कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है, जो हमारी बार है उस बार का सेंटर पॉइंट, उस बार का सेंटर पॉइंट लेते हैं और निचले स्थान तक, इसे हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। चलिए, क्लियर कवर या इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल कवर, ये भी जानते रहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर भी नाम देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर इसके सेंटर पॉइंट्स लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। ये हमारी क्या होती है, स्मॉल डी। तो बी स्मॉल डी, कैपिटल डी, ठीक है। मतलब स्मॉल बी क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, क्लियर कवर क्या है, इफेक्टिव कवर क्या होगा ये क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए हमें निकालना है, समझने वाली बात है, स्मॉल डी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जो टोटल डी है उसमें हम क्या घटा देंगे, इफेक्टिव कवर घटा देंगे। क्या घटा देंगे, इफेक्टिव कवर घटा देंगे। अब समझने वाली बात है, इफेक्टिव कवर कैसे घटाएंगे। जैसे यहाँ पर बताने के लिए डी हमारा दिया रहेगा, इफेक्टिव कवर घटाने के लिए तो हमें पहले क्लियर कवर पता होगा कि क्लियर कवर कितना होगा। आगे चल रहे बताने क्लियर कवर, तो क्लियर कवर पता रहेगा। और क्लियर कवर में जो बार होगी, मान लीजिए छड़ होगी, मान लीजिए 12 mm है, क्या है 12 mm। जैसे मान लीजिए हमने बीम माना, तो बीम में जो हमारा क्लियर कवर है तो हमने 25 माना, और जो बार हमारी थी वो कितनी थी, 10 mm की। तो 10 mm हम कितना जोड़ देंगे यहाँ पर, 5, क्योंकि आधा लेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से लेना है। तो होगा क्या, मान लीजिए कि डी हमारी 400 है और ये जुड़ कर कितना हो जाएगी, 30। तो हमारा 370 क्या आ जाएगा, 370 हमारा आ जाएगा स्मॉल डी। क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। क्लियर। ये चीजें इरेज कर देते हैं कुछ चीजों को, जिससे थोड़ा सा आपको अभी और चीजें क्लियर होती जाए। बस चीजों को समझते रहिएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लियर कवर है और ये हमारी इफेक्टिव है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, अब इसको इरेज कर देते हैं जिससे अब और चीज़ें आपको समझाने में आसानी रहे। चलिए, अब यहाँ से चीज़ों को समझिएगा। अब क्या आता है हमारा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो जो हम क्लियर कवर की बात कर रहे थे उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर। अगर हमारी स्लैब होगी तो स्लैब में कितना होती है, 20 mm। अगर बीम होगी तो 25 mm। कॉलम होगा तो 40 mm। फाउंडेशन होगा तो 50। अगर फुटिंग होगा तो 75। यहाँ लिखा नहीं, लिख लीजिएगा। ये क्या होती है, ये नॉमिनल कवर है। क्या है, नॉमिनल कवर। मतलब इतना कवर के ऊपर हम क्या करेंगे, बार डालेंगे, छड़ को डालेंगे। क्यों देते हैं, बता दिए हैं। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके टच में रखेंगे तो होगा क्या, उससे संक्षारण होगा, मतलब क्षरण होगा, खराब हो जाएगा, इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, एन का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस। तो समझने का प्रयास करिएगा। जो न्यूट्रल एक्सिस होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारी बीम है, बीम है,
बीम का न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। और हमने आपको ये भी बताया था, जो हम डायग्राम बनाए थे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो वो क्या था, एक लीनियर बना था। आपने कहा ठीक है सर लीनियर बना है। नीचे हमारी क्या होती है, सरिया होती है, तो इसलिए हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा एस टी से रिप्रेजेंट कर दिया। सिग्मा एस टी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील है। क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील है। सिग्मा सीबीसी क्या है, क्योंकि ऊपर कंक्रीट है, नीचे सरिया को हमने रिप्रेजेंट किया, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट है। अब ये हमारी एक बीम का हमने एक सेक्शन लिया, चलिए सेक्शन लिए, सेक्शन से न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस जो हमने दूरी मानी है वो हमने माना है एक्स ए। क्या माना है, एक्स ए माना है। आपने कहा ठीक है सर एक्स ए माना है। और जो सरिया है, सरिया को जो हमने एरिया लिया वो एम एस टी लिया, आपको बताए थे, क्योंकि हमने क्या किया, कंक्रीट को, कंक्रीट को हमने हटाकर स्टील को हमने माना है। कंक्रीट को, क्योंकि होगा क्या, दो पूरे सेक्शन में कंक्रीट है, बट कि जबकि हम होगा क्या, समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक सेक्शन है, तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर हर जगह कंक्रीट है, मगर कंक्रीट को उसमें क्या करने, हटा देंगे भाई, इस जगह से क्या करेंगे, कंक्रीट को हटा देंगे। तो अब इस एरिया को, इस एरिया मतलब जो कंक्रीट की जो एरिया है उसमें चेंज कर दिया, किसमें, स्टील के एरिया में। तो स्टील के एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो एम ए एस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ए एस टी। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर चीज़ों को पहले देखिएगा, एक बार समझने का प्रयास करिएगा, दिख रहा है। चलिए यहाँ पर एक बार देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जैसे न्यूट्रल एक्सिस उन्होंने बताया, एस टी क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील इन बार्स, ठीक है, मतलब जो एरिया होगी। सिग्मा एस टी क्या होती, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, यही बता दिए सिग्मा एस टी को। और जो हमने एम एस टी लिया था, हमने क्या किया, कंक्रीट के रिस्पेक्ट में हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टील को, ठीक। चलिए अब देखिएगा क्या करते हैं कि अब हम मोमेंट लेंगे। जब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ मोमेंट एरिया मेथड से ज्ञात करते हैं तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कहलाते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है भाई। क्या करना है, पहले हम यहाँ पर, पहले इसको इरेज करते हैं। मतलब क्या करेंगे, अगर हमें एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो हमें मोमेंट एरिया निकालना पड़ेगा। मोमेंट एरिया क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है, समझने का प्रयास करेंगे निकल जाएगा। जैसे अगर हमें ये देखिएगा, जैसे ये हमारी बी थी, आपने कहा ठीक है सर बी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले बता दिया। ये हमारी क्या है, स्मॉल डी है, आपने कहा ठीक है सर, यहाँ तक आपने पहले बता दिया है। अब हम क्या लेंगे, और इसको हमने क्या लिया, एक्स ए, एक्स ए क्या हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब हम क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इतना याद करिएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले फोर्स लिखेंगे, तो पहले हमने क्या लिखा, बी, ये एरिया का बी हुआ। और बी के बाद हमने देखा इसकी दूरी कितनी है, एक्स ए, एक्स ए है। पहले हम इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, पहले हम इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, ठीक है। तो बी इंटू एक्स, तो ये तो एरिया आ गया, ये तो एरिया आ गया इसका, बी इंटू एक्स ए से। अब क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस मतलब कितने पर काम करेगा ये मोमेंट, आधे पर, एक्स ए बाई टू हो गया, ठीक है, बराबर। ये तो कंक्रीट का हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, कंक्रीट, नीचे स्टील है, तो स्टील में भी क्या करेंगे हम, स्टील में भी क्या करेंगे, हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फिर एरिया इंटू डिस्टेंस कर देंगे। ये तो पढ़ते हैं ना भाई, मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालने के लिए, या फिर इसमें इसमें किया क्या है, पहले हमारा एरिया निकाल लिया, और एरिया हमने डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमने निकाला है एम ए एस टी,
आपने कहा हाँ सर एस टी ये क्या है, एरिया हो गया इसका कंक्रीट का। अब डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो यही तो हम डिस्टेंस निकालेंगे यहां से लेकर यहां तक, भाई यही तो डिस्टेंस हमने निकालेंगे। अगर टोटल डी है, अगर टोटल डी है, टोटल डी में अगर एक्स ए घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। भाई ये टोटल एरिया कितना है, ये हमारा डी है, और डी में अगर ये वाला एरिया घटा देंगे तो ये एरिया हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। आपने कहा ठीक है, तो डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए आ गया। ठीक, तो क्या बोलेंगे, बी एक्स ए का स्क्वायर बटे 2 एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्या आ गया है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये बात क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, क्रिटिकल। तो क्रिटिकल कैसे निकलेगा ये थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि हमारी क्रिटिकल निकले कैसे। आपको एग्जामिकल फार्मूला याद करना बस, मेन एक्चुअल क्या होगा और न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, बस इतना अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, आइडियल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या दिखाते हैं, किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से। जैसे वहां पर हमने एक्स ए से रिप्रेजेंट किया था, यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सी से। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर हम निकाल रहे थे एक्स ए तो वहां पर हम मोमेंट ले रहे थे, क्या ले रहे थे, मोमेंट। यहां पर क्या लेंगे हम, बेंडिंग स्ट्रेस यूज करके क्या करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे। लिखा क्या, जब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बेंडिंग स्ट्रेस का यूज करके क्या करेंगे, हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करने के लिए देखिएगा ये इस तरह से डायग्राम बना था, इसी तरह से डायग्राम बना था, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारी कोई बीम थी इस तरह का, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए बस देखने का प्रयास करिएगा थोड़ा बहुत। तो ये हमारी क्या थी, स्टील थी, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी। इसमें हमने सिग्मा सी बी सी लिखा था, इसमें सिग्मा एच टी लिखा था, बाई एम लिखा था। ठीक, ये लिखा था। यहाँ पर हमारी क्या थी, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पर स्टील की थी, यहाँ पर कंक्रीट की थी। अब क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब समरूपता त्रिभुज से, तो इसको यहाँ सब जो डिस्टेंस लेंगे वो एक्स सी ले लेंगे, ये एक्स सी हो गया। आपने कहा ठीक है, टोटल डेप्थ कितना था, टोटल डेप्थ हमारा डी था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डी था, अगर हमें ये निकालना हो, ये वाला, ये अगर निकालना हो तो ये डी में से एक्स सी घटा दें तो डी माइनस एक्स सी हो गया, डी माइनस एक्स सी। कुछ नहीं, अब सिंपल है, क्या करेंगे, सिग्मा सी बी सी एक्स सी, सिग्मा सी बी सी एक्स सी। अब इसमें क्या लेंगे, सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स सी। क्लियर, क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना। ये मतलब क्या पढ़ते हैं हम, समरूप त्रिभुज है ना, एक प्रकार से ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, मतलब ये ऊपर रहेगा, इसके बराबर नीचे ये हो जाएगा। मतलब सिग्मा सी बी सी बटे एक्स सी, यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी बाई एम बाई क्या हो जाएगा हमारा, डी माइनस एक्स सी। बस सिंपल, देख लीजिए कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिएगा, आराम समझिएगा, ठीक है। और ठीक है, अब देखिए वही है, सिग्मा सी बी सी एक्स सी लिखे, सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी। अब क्या करेंगे, जो एम हैगा वो नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा एस टी एम डी माइनस एक्स सी, सिग्मा सी बी सी एक्स सी हो गया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो यम सिग्मा सी बी सी एम डी, पहले चाहे ऐसे भी कर लीजिए, एम डी सिग्मा सी बी सी, फिर सिग्मा सी बी सी क्या हो जाएगा, एम एस सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, या इसी की एक लाइन और बढ़ाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम डी
माइनस एम एक्स सी। अब इसी में क्या करिए, सिग्मा सीबीसी का गुणा कर दीजिए। इसका गुणा सिग्मा सीबीसी किए तो सिग्मा सीबीसी एम डी, फिर इसका गुणा इसमें किए तो एम सिग्मा सीबीसी एक्स सी। अब इसका गुणा इसमें कर दिए तो सिग्मा एस टी इंटू एक्स सी हो गया। आपने कहा ठीक है। अब देखिए हमको इधर लाते हैं। अब करना क्या है, जो हमारा एम सिग्मा सी बी सी एस सी है इसको इधर लेके चले आए। क्यों? क्योंकि कॉमन लेना है। ये इधर रहने दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल है, समझने का प्रयास करिएगा। तो सिग्मा एस टी, समझिए सिग्मा एस टी एक्स सी ये इधर जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी, फिर क्या हो जाए हमारा एक्स सी हो जाएगा। और इधर क्या है, एम, ठीक है। तो यहां पर रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी, यहाँ थोड़ा देखिए मिस्टेक है, यहाँ पर डी भी होना चाहिए। तो एम सिग्मा सीबीसी डी, तो ये अपने स्थान पर है ही, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एम सिग्मा सीबीसी एम एक्स सी। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक्स सी और एक्स सी कॉमन है। सिग्मा एस टी एम सिग्मा सीबीसी होगा, ये क्या होगा, एम सिग्मा सीबीसी इंटू डी। हमें निकालना क्या है, एक्स सी। तो ये ऊपर रहेगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एम सिग्मा सीबीसी डी, और ये नीचे आएगा सिग्मा एस टी एम सिग्मा सीबीसी हो गया। ठीक है, तो ये हमारी फार्मूला हो गई। ये किसकी फार्मूला हो गई, एक्स सी की। तो अभी हमने क्या निकाला, एक्स ए निकाला, और इससे क्या निकल गया, एक्स सी निकल गया। अब याद आपको यही करना है, आपको याद यही करना है। जैसे उसमें क्या पढ़े थे, बी एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर क्या होगा, एम एच टी डी माइनस एक्स ए। दो आ गया, एक्स ए और एक्स सी निकल गया। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, सिंपल है। इसमें हमने एम सिग्मा सीबीसी कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेंगे तो इधर से भी कॉमन आ जाएगा। देख लीजिए, एम सिग्मा सीबीसी डी रहने दीजिए। जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये भाग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई इसमें देखिएगा, समझिएगा, सिग्मा एस टी एम सिग्मा सीबीसी, इसमें क्या होगा, एम सिग्मा सीबीसी, फिर क्योंकि हम बाहर ले रहे हैं एम सिग्मा सीबीसी, इसकी वैल्यू एक आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सबको बाहर लेंगे, सबको बाहर लेंगे भाई, सबको बाहर लेंगे तो ये देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है। तो प्रयास करिएगा, देखिए समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। करना क्या है, देखिए एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। ठीक, हमको ये चीज़ें कॉमन लेनी है, तो हमने कॉमन लिया एम सिग्मा सी बी सी। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब कॉमन निकलेगा तो ये भाग में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी। और इसमें क्या हो जाएगा, जब भाग, क्योंकि हो क्या रहा है, इसको कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो कॉमन के लिए क्या करेंगे, एम सिग्मा सी बी सी बाहर आ ही रहा है ना भाई, ये बाहर आ रहा तो ये बटे में हो जाएगा। ये बाहर आ रहा क्योंकि दोनों को क्या करना, बैलेंस करना, तो ये बटे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हम गुणा कर देंगे। समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा, एक मिनट। ये आपको पहले क्लियर समझिएगा थोड़ा सा। करना क्या है इसमें भाई, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लीजिए, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। इसमें से अगर ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो करेंगे क्या, बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी से गुणा कर दीजिए और इसी से भाग कर दीजिए। ठीक, तो बाहर निकालेंगे तो ये होगा एम सिग्मा सी बी सी, क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी, दोनों तरफ से निकाल लें। तो अब देखिएगा, इसी से गुणा करिए, इसी से भाग करिए, इनटू सिग्मा एस टी। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा, हमको लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, एक मिनट। एक लाइन हम आपको बता देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। प्रयास करते हैं थोड़ा समझाने का, और इरेज करके समझाते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, एक लाइन में हम क्या किए हैं, एम सिग्मा सी बी सी कॉमन लिए, इंटू डी है ही। अब हमने क्या किया, नीचे एम सिग्मा सी बी सी से गुणा कर दिए और एम सिग्मा सी बी सी से भाग कर दिए। तो भाग करेंगे तो एक बार सिग्मा एस टी हो जाएगा दोनों में, तो एम सिग्मा सी बी सी क्योंकि इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें क्या किया, एम सिग्मा सी बी सी से भाग कर दिया। ठीक,
तो ये क्या होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए दोनों में ये कॉमन है निकल गया। अब देखिएगा गुणा करना भाग भी करना है, तो ये एक बार इसमें किए एक बार इसमें, और इसमें क्या बचा है हमारा, इसमें हमारा जो बचा है एक बार गुणा किए एक बार भाग किए, ठीक है। इसमें हमारा बचा m सिग्मा CBC, क्योंकि उसी का गुणा कर रहे हैं उसी का भाग कर रहे हैं, तो ये दोनों में कॉमन है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा करने का प्रयास करिएगा, तो ये दोनों निकल जाएगा। तो m सिग्मा CBC इंटू डी, m सिग्मा CBC हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा सिग्मा HT प्लस यहाँ पर सिग्मा HT m सिग्मा CBC, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा वही D1 प्लस सिग्मा HT m सिग्मा CBC हो जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करिएगा, कुछ नहीं करना है, m सिग्मा CBC बाहर निकले और इसमें से m सिग्मा CBC का गुणा करना भाग करना, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। जैसे आपको ये लग रहा है कि नहीं सर बहुत टफ है, चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है भाई, केवल ये है ना, इसी में नीचे से क्या करें, नीचे वाले में सिग्मा CBC से गुणा कर दीजिए और सिग्मा CBC से भाग कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी, बस सिंपल आ जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जैसे डी को हम क्या लिखेंगे, 280 3 सिग्मा CBC, ठीक है। मतलब 280 से हमने क्या किया भाग कर दिया, तो 280/3 डी हो गया, और 1 है 280 D/3 सिग्मा HT हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, उतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, बस जितना आपके एग्जाम में काम हो जाए। कुछ नहीं करना था उसमें, 280 से हमने क्या किया भाग कर दिया, मतलब बुरा कर दिया भाग कर दिया, कुछ नहीं है। मतलब कि भाई देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, ये डी का स्थान हमने क्या किया 280/3 का गुणा कर दिया, और 280/3 का हमने भाग कर दिया, कुछ नहीं करना। m के स्थान पर हमने रखा ना, तो m के स्थान पर रखेंगे भाई तो 280 3 सिग्मा CBC आ जाएगा, तो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए ना, ठीक है। एक बार रखिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे फिर आगे। भाई कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है भाई, एक बार देख लीजिए, जैसे m के स्थान पर हम क्या रखेंगे 280 3 सिग्मा CBC, ठीक। बस यही वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, सिंपल है, कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करता है FE। अगर हम क्या करते हैं, जो ग्रेड है 250, मैंने आपको बताया था कि भाग किए थे 1.78 का तो 140 आया था, 415 के लिए 230 आया था, 500 के लिए 275 आया था, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, जैसे यहाँ पर कई बार JEE के एग्जाम में पूछा गया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है XC में देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन है, सारी चीज़ें कॉमन है। अंतर क्या है, अंतर जो हमारा बचता है, एक मिनट, इतनी जो सारी चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें ये कॉमन है, इसको हमने कॉमन है तो इसको हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, के से, और ये डी लिख दिया, तो हमारा जो XC हो गया वो क्या हो गया, के इंटू डी हो गया, तो इसको हमने क्या बोला, डेप्थ फैक्टर, क्या बोला, डेप्थ फैक्टर। अब देखिए सिग्मा ST कैसे निकले, वही है, यहाँ पर हम अल्टीमेट लेंगे, क्या लेंगे, अल्टीमेट, सॉरी अल्टीमेट न लेकर हम यील्ड लेंगे, यील्ड स्ट्रेस 250 से भाग दिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो कुछ नहीं था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 था, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल आपको मेन चीज़ जो समझना है वो बता दे रहे हैं, जहाँ पर आपके एग्जाम में काम करेगा। देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील में क्या करना है, परसेंटेज ऑफ स्टील में कुछ नहीं है, परसेंटेज आप अगर स्टील निकालते तो ST और B इंटू डी, मतलब कि जो हमारे मान लीजिए ये हमारी बीम है, इस बीम में हमारी सरिया लगी है ना, तो हम क्या करेंगे इस पर एरिया इसका निकाल लेंगे, और जो हमारा ये B है और D है भाग कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के सब का गुणा करते हैं। अगर ST नहीं दिया होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ST नहीं दिया तो एक फार्मूला होता 50x² MD-x, ठीक है, इतना आप याद करिएगा, और डेरिवेशन है आप देख लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना आपको डीप में नहीं जाना है, केवल मेन चीज़ों को देखना है, ठीक है।
देखना चाहते हो तो एक बार देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वही है 50m² md(d)-x। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे चाहे बीम ओवर हो चाहे अंडर रेनफोर्स हो, ठीक है, हम क्या करेंगे, चाहे बीम ओवर हो चाहे बीम हमारा अंडर हो, मोमेंट निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू का हम यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा नोट पॉइंट है, याद करे रहे अभी के लिए करंट में। एरिया के लिए ये सब चीज़ आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म की जो बातें होंगी वो हम कल से देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर से, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी जो हमारी पढ़ाई हुई है वो हुआ है, हमने सिंगली रेनफोर्स बीम लिया, तो उस सिंगली रेनफोर्स बीम में हमने किसके बारे में देखा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल। मेन मेन चीज़ आपको याद करना है, सबको नहीं याद करना है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या, फार्मूला देखना है, ठीक है। परसेंटेज कैसे क्या होता है परसेंटेज का निकालने के लिए, बस 3 फार्मूला आपको याद करने हैं। मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का, परसेंटेज का, अभी 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और तो आपको केवल हमने डिटेल में बताया है, केवल वो समझने के लिए 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो कल हम जो बताएंगे वो लीवर आर्म देखेंगे, मोमेंट देखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल में चलेंगे कल की क्लास में। तो ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, और कुछ भी अगर सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।